जिसमें मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिलवा सकते हैं और 5 से 8 मार्क्स तो ऐसे ही फ्री के मिल जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजों को फॉलो किया तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। काफी दिनों पहले ही मैंने सोचा था कि इस वीडियो को मैं डालूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार अभी रुकते हैं, थोड़ा सा बच्चों को पहले हाफ ईयरली के मोड़ पर आने देते हैं। तो आप लोग अराउंड हाफ ईयरली के मोड़ पे आ चुके हो, किसी बच्चे के हाफ ईयरली खत्म हो गए होंगे या फिर किसी बच्चे के चल रहे होंगे या फिर किसी बच्चे के अभी शुरू होने वाले होंगे। बच्चों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई कि पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिलवा सकते हैं और 5 से 8 मार्क्स तो ऐसे ही फ्री के मिल जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजों को फॉलो किया तो। क्योंकि देखो, अब आप खुद सोच के देखो, आप लोगों ने एक आंसर लिखा, ठीक है, एक आंसर इतने गंदे तरीके से लिखा। अब आप खुद सोच के देखो, आपको खुद लग रहा है कि वो आंसर आपने अच्छे से नहीं लिखा, तो सामने वाले को कैसे ही लगेगा। और वहीं अगर आपने आंसर बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा, वो कहते हैं ना बार बार अच्छी हैंड राइटिंग, यार हैंड राइटिंग में भी दो चीज है, बुरी हैंड राइटिंग और अच्छी हैंड राइटिंग। सब लोग अच्छी हैंड राइटिंग को ही अच्छी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अच्छी होगी तब जाके लोगों को समझ में आएगी और तब जाके लोग समझ के नंबर दे पाएंगे। यही है एग्जैक्ट रीजन। तो आप लोगों की राइटिंग सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। तो आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट है राइटिंग और नीटनेस। देखो, राइटिंग और नीटनेस का मतलब यहां पर यह है कि जब भी अगर आप कोई भी प्रॉपर आंसर को लिखो तो ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर राइटिंग हो रही है तो फिर यार देखो, ओवर राइटिंग भी होती है ना, तो हम पता है क्या करते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहां पर एक वर्ड गलत लिख दिया, मैंने यहां पर लिखना था नो, तो मैंने लिख दिया यहां पर KOWN, है ना, मैंने यहां पर लिख दिया KOWN, जबकि मेरे को यहां पर लिखना था, KNOW, नो लिखना था, पर मैंने यहां पर गलती से ये लिख दिया। तो अब पता है लोग कैसे काटते हैं, ऐसे 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 करते हैं। नहीं, आपको सीधा क्या करना है, ऐसे काटना है और ऐसे लिखना है। अगर गलती हो रही है तो, मिस्टेक हो रही है तो फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों की हैंड राइटिंग है यहां पर, ठीक है। और तो और कोई भी वर्ड लिखने के बाद अगर आप दूसरा वर्ड लिख रहे हो तो बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। देखो, जैसे राइटिंग और एंड के बीच में देखो कितने गैप है, एंड और नीटनेस के बीच में देखो कितना गैप है। तो ऐसे ही दूसरा वर्ड जब आप लोग लिखो ना तो गैप होना चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए वर्ड्स के बीच में, ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ, तो अब हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट। देखो, दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग। जब भी आप लोग अच्छे तरीके से आप कोई भी चीज को लिख रहे हो या फिर आप अभी पेपर को शुरू करने जा रहे हो, मान के चलो आपके पास पेपर आ गया, अब आप शुरू करने जा रहे हो, भाई सबसे पहले पता है क्या करना, आपके पास पूरा कोरा पन्ना ऐसे ही आएगा। मान के चलो आपके पास पूरा का पूरा पेपर आ रहा है ऐसा। अब इस पेपर में आप दोनों साइड सबसे पहले तो लाइन खींच दो। यहां पर लाइन खींच ले किसके लिए, क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर के लिए। और यहां पर लाइन खींचना है हम लोगों को किसके लिए, कोई भी रफ काम करने के लिए। जैसे मैथ्स में बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, तो यहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर लिखो उसका आंसर, और बीच में मान के चलो कि यहां पर मेरे को कुछ भी, जैसे क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू को सॉल्व करना है तो उसमें मेरे को मल्टीप्लिकेशन लगा, 27 और 23 का मल्टीप्लिकेशन लगा, तो मैं रफ में कर लूंगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे करके आप लोगों का स्ट्रक्चर और फॉर्मेटिंग भी डिफाइंड होता है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन अगर बताना है ना, जैसे मान के चलो कि हम एग्जाम्स में जो क्वेश्चन हमें पहले आता है हम उसको पहले अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर तो आप बताओ। आप अगर क्वेश्चन नंबर ही नहीं बता रहे हो तो फिर वैसे तो काम नहीं चलेगा, या फिर आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। नहीं, आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखना है। जैसे क्वेश्चन 1 के बाद अब आप लोगों ने कोई दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया तो आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो, आप सीधा आंसर लिख रहे हो। नहीं भाई, बताओ तो कि ये 4th वाला क्वेश्चन है, 3rd वाला क्वेश्चन है, 5th वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर, और अगर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो फिर आंसर में आप लोगों को नंबर जरूर डालना है। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? पक्का। जैसे ही आप क्वेश्चन और आंसर लिखने जा रहे हो, कोई बच्चा होता है सर मैं तो क्वेश्चन भी लिखूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि सर मेरे को आंसर नहीं आता पेपर में। ऐसा नहीं होगा, आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हो इसी चैनल पे, अभी हाफ ईयरली सीरीज भी चल रही है। तो यहां पर जैसे मान के चलो कि आपने क्वेश्चन लिखा और यहां पर अब आप आंसर लिखना शुरू कर दिए, लेकिन इधर से इधर आप बच्चों सबसे पहले एक लाइन का गैप रखना, एक लाइन का गैप रखना, क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ो और आंसर लिखो। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो फिर से सेम चीज कि एक लाइन छोड़ो और फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करो। समझ गए? पक्का। और एक बात और, जैसे ही बच्चों एक क्वेश्चन खत्म हो गया ना, आप उसके बाद क्या कर दो, लाइन खींच दो।
ताकि वो क्लियर दिखेगा कि अच्छा यहां तक पे इसका पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, अब यहां से क्या हो रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कितना अच्छा होगा, आप लोगों को खुद अभी अच्छा लग रहा होगा। जो भी हेडिंग्स है, जैसे मान के चलो अब कुछ हेडिंग्स आ जाएगी, तो आप सबसे पहले डिफाइन करना चाहते हो क्या, ओम्स लॉ। एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आप सबसे पहले डिफाइन करना चाहते हो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक हेडिंग हो गई, अंडरलाइन कर दो, नीचे से आंसर लिखना शुरू कर दो कि ओम्स लॉ क्या है। कितना मस्त है। अब उसमें भी जैसे V और I आता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में कुछ पूछता है, तो यहां पर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी V को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दो, कोई दूसरे कलर से भी यूज कर सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ऐसे डिब्बे बना दो। जैसे मैथ्स में लास्ट में आंसर आ रहा है तो आखिरी में बॉक्स बना दो, बॉक्स में बंद करो हर आंसर को। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को ये सारी चीजें क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना बच्चों ये चीजें आगे जाके भी काम आएंगी, सिर्फ हाफ ईयरली में नहीं, आगे जाके भी जब आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दोगे ना, तब ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आएगी आपके। ठीक है, चलो आगे की बात अगर हम लोग करें तो कंटेंट का प्रेजेंटेशन। अब कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे, देखो अब सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं कि मैंने कोई भी एक आंसर लिखा, मैंने क्या करा, मैंने कोई भी एक आंसर लिखा, सॉल्यूशन किया। आप लोगों को वहां पर क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने। जैसे जैसे मतलब हम लोगों ने पूछ लिया कि प्यूपिल के वो बताओ, प्यूपिल के कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ, या तो फिर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन आई के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, है ना, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको, प्यूपिल को। फिर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, प्यूपिल को पूरा डिफाइन कर दो पूरा अच्छे से। फिर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आइरिस को, फिर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सीलियरी मसल्स को। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट्स में आंसर्स को लिखना है। क्या ये भी चीज आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? किसी भी चीज में ना, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं या एसएसटी में हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग मस्त आंसर को एकदम लंबे पैराग्राफ में करना है, लंबे पैराग्राफ में करते हैं, हाँ या ना? ये बच्चे काफी बच्चे ये गलतियां करते हैं, पैराग्राफ में करना है। क्यों पैराग्राफ में करना है? पैराग्राफ के बजाय आप लोग पॉइंटर्स बना के लिखो ना, आप लोग पॉइंटर्स बना के लिखो। भाई मैंने क्या किया, मैंने जब ये कंटेंट बनाया ना आप लोगों के लिए, जब आज का ये वाला कंटेंट बनाया ना कि आज मेरे को बच्चों को सिखाना है, अब आप खुद सोच के देखो, अगर इसी चीज को मैं चैट जीपीटी में सर्च करता तो मेरे को पूरा एक पैराग्राफ मिल जाता, और उसी पैराग्राफ को अगर मैं यहां लगा के आपके सामने वीडियो बनाता, क्या आपको वो वीडियो अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं सर, बोर हो जाते, हद बोर हो जाते। यही जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, सेम टू सेम यही फील होता है उसका भी, वो भी बोर हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट अब एक्चुअली पॉइंटर्स पढ़ रहे हो, यहां पर पॉइंटर्स पे मेन ध्यान है आपका कि कंटेंट का प्रेजेंटेशन है ना। अब इसी कंटेंट प्रेजेंटेशन के ऊपर पूरा पेज भर के ले आता तो अच्छा लगता क्या? नहीं सर। यानी हम लोगों को पैराग्राफ में कोई भी चीज को नहीं करना है, हमें कैसे करना है, हमें बनाने हैं पॉइंटर्स। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो उसका इंट्रो पार्ट लिख दो, मेन पार्ट लिख दो, लास्ट में कंक्लूजन अगर है तो वो लिख दो। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। डायग्राम और चार्ट, बच्चों डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना, अगर आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना, तो हमेशा पेंसिल से ही हमें ड्रॉ करना है, पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना। वो फिर चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिर आपका मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, आपको डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो आप पेन से ड्रॉ करोगे नहीं, आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे। और तो जब डायग्राम में आप लोग लेबल भी जरूर करना हर चीजों को। बच्चों लेबलिंग नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा क्या चीज क्या है? सिंपल सी बात है भाई, लेबल करना तो जरूरी है ना, लेबल करना तो हर एक चीज को जरूरी है ना, समझ रहे हो आप लोग अच्छे तरीके से। और तो किसी किसी जगह पे हो सकता है कि नहीं बोला, जैसे मान के चलो सिर्फ हम लोगों को बोल दिया कि ह्यूमन आई, या चलो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, या चलो हम लोगों को पूछ लिया हार्ट के बारे में 5 नंबर में। अब कभी कभी कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर 5 नंबर में हार्ट के बारे में पूछा, मैं पूरा हार्ट के बारे में बता के आ गया। अरे मैंने पूछा भाई डायग्राम बना है? बोले सर डायग्राम तो नहीं बना। डायग्राम क्यों बनाऊं सर? उसने डायग्राम बनाने थोड़ी ना बोला। अब सोचो
5 नंबर का अगर उसने क्वेश्चन दिया तो वो सामने वाला तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि आप हार्ट का डायग्राम बना के उसको समझाओ। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आपको अगर ह्यूमन हार्ट आया तो आपको यहां पर डायग्राम बनाना है प्रॉपर। जैसे अगर आपके पास सेल एक टॉपिक है, बायोलॉजी में सेल होता है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो सेल के अंदर आप आपसे पूछ लिया भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस बताओ, अब वो दे दिया क्वेश्चन 5 नंबर का, तो आपको 5 नंबर में अगर दिया है तो यार सिंपल सी बात है, आप थोड़ा बहुत तो डायग्राम बना के आओगे ना प्लांट सेल और एनिमल सेल का, कि प्लांट सेल में क्या क्या होता है, एनिमल सेल में क्या क्या नहीं होता है। तो डायग्राम जहां जहां पर रिक्वायर्ड हो वहां बनाओ, चार्ट्स जहां पर रिक्वायर्ड हो वहां पर चार्ट्स भी बनाओ। क्लियर है? और जो पांचवी और सबसे ज्यादा आखिरी और इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं आप लोगों को सीधा सिंपल बस टाइम मैनेजमेंट का एक ही चीज बोलूंगा, हमें जो सबसे पहले आएगा हम उसको अटेम्प्ट करेंगे, दैट्स इट। हमें जो सबसे पहले आएगा हम उसे अटेम्प्ट करेंगे, हम वहां पर ऑर्डर भूल जाएंगे। हम ना तो A to Z चलेंगे ना ही हम Z to A चलेंगे। आप A to Z, Z to A समझ रहे हो ना? मतलब कुछ बच्चे बोलते हैं ना, बोले सर फर्स्ट से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट और आखिरी में क्वेश्चन नंबर 28 ऐसा। और कुछ बच्चे मान होते बोलते अरे उल्टा पेपर शुरू कर, 28, 27, 26, 25, 24 ऐसे कर शुरू कर, वो मजेदार है। भाई साहब मैं तो बोलता हूं कि इन दोनों में से कुछ भी मत करो, आप सबसे पहले वो करो जो आपको आता है, क्योंकि हमने उतना टाइम बचा लिया, हमने सारे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर लिए पहले जो हमें आते हैं, तो अब मेरे पास टाइम बचा हुआ है बाकी क्वेश्चंस को सोचने में, बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बाकी क्वेश्चंस को याद करने में, वो टाइम बचा हुआ है। तो ऑर्डर यहां पर ध्यान में मत रखो, जो सबसे पहले आता हो वो सबसे पहले कर दो। तो बस यार बच्चों इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम लोग एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे टॉपिक बता देना कि अगली वीडियो आप लोगों को किसमें चाहिए। लिंक मस्त तरीके से MBSET का कमेंट में है, आप लोग अच्छे तरीके से MBSET के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। MBSET हमारा मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहां पर आप लोगों के रिवॉर्ड्स भी हैं, फ्री रिवॉर्ड्स और फ्री स्कॉलरशिप। तो जल्दी से जाओ, और लिंक दी हुई है, जल्दी से जाओ और रजिस्ट्रेशन करो। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहना क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।